everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken class 8 chapter that is friction और इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात की है कि फ्रिक्शन क्या है, उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बात की है किसके बारे में। सेकेंड वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, थर्ड वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, मतलब कि फ्लूइड्स की वजह से जो फ्रिक्शन कॉज हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। ठीक है, नाउ अब क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं हर चीज़ें फ्रिक्शन से कनेक्टेड है। हम कुछ भी करें, लिख रहे हैं, चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके हम वी ऑल नो कि हाँ, फ्रिक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डेली लाइफ में, बट इनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके बेनिफिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कुछ ना कुछ हार्म्स भी देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, जो जस्ट हैव अ लुक, सारे के सारे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, बस आपको समझना है कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। अब जैसे अगर हम चल रहे हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है कि अगर हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो हमारे फुट और हमारे ग्राउंड पे एक फ्रिक्शन लगता है ना। हमारा जो शूज़ है, शूज़ का लेस है, ये जो हमारा शूज़ है, ठीक है, इस यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ सोल होता है, वो ग्राउंड के टच में आता है ना, तो वो एक ग्राउंड और फुट के बीच में भी एक फ्रिक्शन लग रहा है। इससे क्या होता है कि हम बचते हैं किस चीज़ से, हम बचते हैं स्लिप होने से। जब हम देखेंगे कि कभी कभार जब चप्पल होती है, ठीक है, उसमें नीचे करके एकदम ग्रूव्स बने रहते हैं ना, ऐसे करके डिज़ाइन ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना ही रहता। क्यों? ताकि वो जब हम ग्राउंड पे चलें तो वो अच्छे से इंटरलॉक कर ले जाएं। ठीक है, अच्छे से इंटरलॉक कर ले जाएं, ग्रिप बनी रहे और कोई इंसान फिसले नहीं। ठीक, इसकी वजह से हम फिसलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फुट और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन जब अगर हम गीले फ्लोर पे चलने की कोशिश करते हैं तो हम स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो फुट और फ्लोर के बीच में वो जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो गया रहता है, जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम हमेशा फिसला करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू स्टेप ऑन अ बनाना पील, ठीक है, अगर किसी ने केला खा के फेंक दिया है, केले का छिलका खा करके अगर फेंक दिया है, तो फिर अगर आप चल रहे हैं और आपका पैर उस केले के छिलके के ऊपर पड़ गया अचानक से, आप जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या होगा कि आप फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इस पील की, बनाना पील जो होता है, इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक, अब वो क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर पैर रखेंगे, अब फ्रिक्शन वहाँ पे कम है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, हम फिसल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं या हम ड्राइंग कर रहे हैं तब भी वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। ठीक, फ्रिक्शन की वजह से हम वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मतलब हमारी पेन फिसलती नहीं है, हम अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम शायद पेन इस तरीके से वर्टिकली पकड़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिस मोशन है जो कि इसको, पेन को स्लिप होने से क्या करता है, स्लिप होने से प्रिवेंट करता है और इस पेन को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि वो फिसले नहीं। ठीक है, ऑल्सो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर पेन एंड द पेपर विच प्रिवेंट्स द पेन फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द पेपर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये समझ गए कि फ्रिक्शन की वजह से क्या, हमारी पेन फिसलेगी नहीं। इसी तरीके से अगर हम हमारे टीचर जो होते हैं या आप ही लोग कभी कभार जब लिखते हैं ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, तो वो लोग चॉक से लिखते हैं ना, तो इसके बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से टीचर है या आप हैं ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे आसानी से लिख पाते हैं। अदरवाइज़ अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ये होल्ड नहीं कर पाते, ये फिसलता रहता फिसलता रहता फिसलता रहता। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं टायर्स ऑफ व्हीकल्स की, ठीक है, जो हमारे टायर्स होते हैं उस पर देखिए इस तरीके के ग्रूव्स बने रहते हैं ना, अलग अलग खूब बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल तरीके का ग्रूव्स क्यों बनाया जाता है, ताकि ये ज़मीन पे एकदम अच्छे से चले, और अगर कभी बहुत तेज़ ब्रेक वेक लगाना हो, और मतलब फ्रिक्शन को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन
बना रहे, फ्रिक्शन कम ना हो पाए, ठीक है, हमारी गाड़ी फिसले नहीं, रोड पे प्रॉपरली एकदम, होता नहीं है कि ये रोड है और ये एकदम टायर है तो एकदम इस पे से एकदम क्लोज होकर के एकदम चल रही है, एकदम स्मूथली चल रही है। तो क्यों स्मूथली, इन द सेंस एकदम बहुत बढ़िया से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि एक मतलब कंसिडरेबल फ्रिक्शन हो, जिसकी वजह से खूब बढ़िया सी ग्रिप बन सके, मतलब खूब बढ़िया सी ग्रिप बन सके टायर और रोड के बीच में, और एकदम बढ़िया से गाड़ी चल सके, ठीक है। लेकिन जब टायर पुराना हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से ये ग्रूव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो स्मूथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे इतने लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें से जो ग्रूव्स होंगे वो धीरे धीरे हटने लगेंगे, ठीक है। तो व्हीकल विल worn out tires stop after covering a much longer distance। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसका क्या होता है, बहुत ही ग्रेटर रिस्क होता है कि एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। इसीलिए जब भी व्हीकल में ये ग्रूव्स नहीं दिखाई दें या थोड़ा सा भी पुराना हो तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर व्हाट दिस टायर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि आपको कोई भी एक्सीडेंट वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब तक तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है ना, तो दिस इज़ द रीज़न, ठीक। अब तो ये इसका एडवांटेज हुआ कि हाँ, इसकी वजह से हम प्रॉपरली चल पाते हैं, मतलब हम एक ग्रिप बनी रहती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, हेल्प करता है ताकि ये जो नेल है या स्क्रू है आसानी से वॉल पे टिके रहें, मतलब वॉल पे या वुड में अगर हमने इनको मतलब होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैम्पर की ज़रूरत पड़ेगी और हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से एकदम इसको ठोक करके, क्या दीवार में अगर हमें कीली को डालना है या घुसाना है, या तो फिर हमें कोई स्क्रू है वॉल में अगर डालनी है, तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से डालते हैं ताकि वो वहाँ पर एकदम फ्रिक्शन की ही वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ही वजह से वो वहाँ पर जो नेल्स होते हैं या स्क्रू होते हैं वॉल्स या वुड पे एकदम टिके रहते हैं, होल्ड रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रिक्शन क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे? जब हम माचिस, देखा है आप लोगों ने, आज घर पे ट्राई कीजिएगा, मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि दिक्कत हो, कैसे करना है, आप लोगों ने अक्सर जलाया होगा, ठीक है, मैच बॉक्स को अक्सर करके जलाया होगा। जब हम लाइटन अप करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक, क्योंकि इसको हम ऐसे, ये जो माचिस की तीली है इसको हल्का सा ऐसे करके रब करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स वी स्ट्राइक इट, ऐसे करके स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने मीटियोर्स में देखा था ना, मीटियोर्स में कैसे उसमें आग पकड़ ली थी, इन द सेम वे, ठीक है। अब वुड को भी जब हम कट करते हैं, वुड को हम बहुत आसानी से कट कर सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन लगता है बिटवीन द एक्स, इसको एक्स कहेंगे, एक्स और वुड के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो वुड है आसानी से वो कट जा रही है, ठीक। इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें होती हैं कि फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने में। जैसे अगर हम बॉटल का, जैसे हमने स्कूल की बॉटल होती है ना, उसका ओपनर खोल रहे हैं ऐसे गोल गोल घुमा करके, या पेन है वो ऐसे रोल रोल करके मतलब कि घूमने वाली है, तो वो हेल्प करता है कि उसको घुमा करके हम खोल पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर देखिए उसी जगह पे अगर तेल लगा रहे तो आप उसको खोलने में दिक्कत होगी। मान लीजिए कि आपने टिफ़िन में खूब बढ़िया सा तेल वाली चीज़ लेकर के आई है, अब आप टिफ़िन खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेल लग गया है। तो जब आपके हाथों में तेल लगा रहेगा या पाउडर लगा रहेगा, ठीक है, तब क्या होगा, जिसकी वजह से वो चीज़ स्लिप करेगी, नहीं आसानी से खुल पाएगी ना, हमारे हैंड्स क्या होंगे, स्लिप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। कैरम बोर्ड में यही तो होता है ना, कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर डालते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और आराम से, जिस तरीके से हमको इस तरीके की गिट्टियाँ डालनी है, बढ़िया आराम से स्मूथली चली जाए, ठीक है। अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएंगी ना बीच में, इसीलिए तो हम पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। इसी तरीके से चैनल, हमारा जो चैनल होता है ना, घरों में बहुत लोगों के यहाँ चैनल लगा होता है, तो उस पर ग्रीस डालते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग करते हैं
ताकि जो चैनल है वो आराम से स्मूथली इधर से उधर किया जा सके, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत टाइटली वो बंद होगा ना। तो इस तरीके से ग्रीसिंग का ये भी हेल्प है कि वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो ये भी एक एडवांटेज ही है, ठीक है। जो शूज़ होते हैं एथलीट्स के, ये देखिए यहाँ पर खूब बढ़िया स्पाइक्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है और वो चाहे जैसे भी दौड़ें, चाहे जितना भी टिल्ट होकर के दौड़ें, वो गिरते नहीं हैं। सो these were the advantages of friction। अब जल्दी से हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। कि जब हम कोई भी शूज़ को पहन रहे हैं बहुत मंथ्स तक, या आपने सोच लिया कि हाँ पूरे, अगर जिसको बहुत चलना होता है तो उसका तो 3-4 महीने में ही ख़राब हो जाता है, बहुत अगर चलना है, ठीक है। हाँ अदरवाइज़ हाँ 6 मंथ्स 7 मंथ्स आराम से हो जाता है। तो धीरे धीरे जब हम उनको रेगुलर बेसिस पे शूज़ को यूज़ करने लगते हैं तो देखेंगे आप लोग यहाँ के जो शोल होती है ना वो हल्की हल्की फटने लगती है, निकलने लगती है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस ये जो फ्रिक्शन लग रहा है उस पे रोड पे और इस शूज़ के बीच में, इसलिए ऐसा होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो पेंसिल और चॉक है, जब हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, चॉक होती है या पेंसिल होती है, धीरे धीरे आप करेंगे उसकी जो नोक होती है, क्या होती है नोक, धीरे धीरे पहले अगर इतनी बड़ी है तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, बहुत कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो चॉक होती है वो चॉक का साइज़ छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इस तरीके से छोटा होता चला जाता है। इरेज़र, हम इरेज़र लिखते हैं तो इरेज करते हैं ना, रबर जो यूज़ करते हैं, वो भी देखिए जब अगर रेगुलर बेसिस पे उसका हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ये जो है ये चीज़ें कम हो रही हैं, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस वजह से, ओके। इसी तरीके से जब हम वाइट वॉश कराते हैं अपने हाउसेज में, पेंटर सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस सैंड पेपर इज़ worn आउट एंड बिकम स्मूथ ड्यू टू इट्स रिपीटेड यूज़ ऑन वॉल्स, ठीक है। पेंटर्स क्या करते हैं, इससे सैंड पेपर का यूज़ करके अगर पुताई होने वाली रहती है तो पहले इसको बढ़िया सा रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं ना सैंड पेपर की यूज़ से, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो चुका है, स्मूथ हो जाता है, तब उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरा सैंड पेपर लाया जाता है, फिर उसको अच्छे से, फिर यहाँ पे जो अगर पेंट करवाना है तो पुराने पेंट को निकालने के लिए ना उसका यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद नया पेंट हम लगाते हैं, ठीक। तो ये है कि हमारी चीज़ें जो हैं, हमारा पैसा खर्च हो रहा है ना, हमारा कहीं ना कहीं हमारा बार बार उस चीज़ को हमें लेना पड़ रहा है, पेंसिल लेनी पड़ेगी, चॉक लेनी पड़ेगी, शूज़ बार बार लेने पड़ेंगे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा है ना, मनी का ही लॉस हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक। फिर इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। अगर एक ही का यूज़ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता सैंड पेपर, लेकिन जितना ज़्यादा आप सैंड मतलब अपने घरों में जब सैंड पेपर का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो वॉर्न आउट होंगे, फिर आपको नया लाना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो कि हाँ यहाँ पर भी आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, ठीक। फिर क्या है, जब टायर होते हैं, जो हमारे टायर होते हैं व्हीकल्स के, क्या हो जाते हैं, वो वेयर आउट हो जाते हैं, मतलब वोर्न हो जाते हैं, वो भी फट जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस फ्रिक्शन लग रहा है टायर रोड के बीच में। अगर ग्रूव्स नहीं है तो जब टायर्स में से ग्रूव्स अभी बताया था ना, जब हट जाते हैं एकदम स्मूथ हो जाएगा वो, तब इससे चांसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट के। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि अगर पुराना हो गया है टायर तो उसमें स्मूथनेस अगर आ गई है तो उससे आप एक्सीडेंट्स भी कॉज हो सकते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ वगैरह में मशीन वगैरह जो हमेशा यूज़ होती रहती है तो फ्रिक्शन कैन बी न्यूसेंस। पार्ट्स ऑफ मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम्स हॉट एंड वियर आउट क्विकली। हाँ, बहुत आराम से, ठीक है, कि इनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाती है, मशीन्स एकदम गर्म हो जाती हैं ना, गर्म हो जाती हैं। और अगर कुछ वैसी चीज़ें हैं तब तो वो फट भी जाती हैं। अगर कुछ क्योंकि धीरे धीरे करके उनका यूज़ क्या होता है, अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो हमें फिर उसको रिपेयर करके नया लगवाना ही पड़ता है। और हॉट हो जाती हैं वो तो है ही कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट ऑल्सो, अभी हम लोगों ने देखा।
तो अब क्या है, सिंस फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, जो इंजन्स होते हैं कार में और अदर मशीनरी में बहुत ही गर्म हो जाते हैं अगर कुछ दूर तक चल रहे हैं, खूब दूर तक। अब जैसे देखिए, अगर किसी को बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना होता है कार से, तो वो लोग बीच में कहीं स्टे करने के लिए रुकते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कार चल रही है ना, रेगुलर बेसिस पे कुछ वो आपका व्हीकल चल रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, इंजन हमारा गर्म हो जाएगा क्योंकि इंजन काम कर रहा है, ठीक। तो इसी वजह से जब अगर हम रेगुलर बेसिस पे कहीं जा रहे हैं या उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए हमें उसे रोकना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक। एनर्जी इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, अब हमको इस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है ना, इस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो रही है इस फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इस फ्रिक्शन टर्म की वजह से कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक। वो एनर्जी हम कहीं और भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो कि एनर्जी इज़ ऑल्सो वेस्टिंग इन ओवरकमिंग द, उसको ओवरकम करके ही, मान लीजिए हमको ये फोर्स लगा करके हटाना है तो हम इसमें एनर्जी फोर्स लगाएंगे ना, तभी तो इसको ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरलॉक हो चुका है, ठीक। तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो वेस्ट हो रही है ना, ताकत लग रही है हमारी। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रांचेस, ठीक है, फॉरेस्ट में कभी कभार आग लग जाती है अचानक से और पता लगता है पता नहीं कैसे लग गई। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ बहुत आस पास रहेंगे, पेड़ हमेशा थोड़ी थोड़ी दूरी, थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी काफ़ी दूरी पे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो स्टेम होती है या उनकी जो डालियाँ होती हैं और उनका ठीक है, तो वो क्या होंगे, पेड़ धीरे धीरे ब्रॉड होंगे ना, इधर से ब्रॉड होंगे, ठीक। जब ब्रॉड होंगे तो क्या होंगे, अगर वो इधर हवा चलेगी, अगर हवा चलेगी तो इधर उधर आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन, जब आपस में टकराएंगे ये, तो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्योंकि आपस में ये रब हो रहे हैं तो इसकी वजह से आग पकड़ सकती है। पहले के टाइम के लोग छोटे छोटे पत्थरों से ऐसे करके इसको आपस में रगड़ा करके ही तो वो क्या हुआ था ना कि अरे फायर की डिस्कवरी हुई थी कि दो आपस में पत्थर को ऐसे रगड़ा करके उसमें से चिंगारी निकली थी, तब जो हमारे अर्ली मैन थे वो डिस्कवर कर पाए थे फायर को। इन द सेम वे वही यहाँ पर हो रहा है कि आपका यहाँ पर अगर दो पेड़ आपस में रहेंगे और अगर वो टकरा रहे हैं तो फिर उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और आग लग सकती है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से जो आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब जैसे कि अगर कोई एक गाड़ी है, कोई भी एक गाड़ी है, वो एक कांस्टेंट स्पीड में चलना चाह रही है तो वो नहीं चल सकती, क्योंकि मान लीजिए खूब स्पीड में गई, कुछ दूर तक गई, कुछ दूर तक गई, लेकिन धीरे 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 इसकी स्पीड स्लो कर देता है वो, तब हमें फिर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये छोटा सा, अब ये जो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखा कि इनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा है और नुकसान है, इसी की वजह से हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए हानिकारक भी है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बर्तन तो ऐसे हिला करते हैं हमेशा, ठीक है, हाँ, आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, ठीक। जब हम मैच स्टिक को लाइट्स करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये मैच बॉक्स है मान लीजिए, तो यहाँ पर साइड में हम क्या करते हैं, ऐसे करके स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और वहाँ पर, ठीक है, वो लाइटन अप हो जाती हैं मैच स्टिक। इसकी वजह से अगर जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनको अगर नहीं जानकारी होती है तो
जो इसका नुकसान देखने को मिलता है वो ये है कि दिस कैन डिस्ट्रॉय हाउसेज ऑल्सो, ठीक है, आग भी लग सकती है, फायर भी कैच हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीज़ करें अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में करें, ठीक है, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में करेंगे तो उनको वो चीज़ एटलीस्ट पता रहेगी। अगर आप ऐसे ही अकेले में ऐसे करने चले जाएंगे कि हाँ मैं तो करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, तब तो फिर उसके कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब भी आप कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, खूब बढ़िया एक्टिविटी करने की मन कर रही है, तो एटलीस्ट इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन देम, ताकि अगर उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने रहें तो वो आपको उस चीज़ से सावधान पहले ही कर दें, ठीक। अब जैसे टायर है हमारे व्हील का, वो जब तक रफ रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है, लेकिन जब वही व्हीकल खूब देर तक खूब दिन तक चल जाता है तो क्या हो जाता है, उस जब उसमें फ्रिक्शन एकदम लेस हो जाता है तो उनको हमें निकाल करके हटाना पड़ता है। तो ठीक, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज़, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट दिस फोर्स कैन नॉट सेट द बॉडी इन मोशन, ठीक है। इसकी वजह से हम अगर फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी चीज़ को, मतलब आप कह सकते हैं ना कि विदाउट दिस फोर्स वी कैन नॉट सेट द बॉडी इन मोशन, हम किसी भी चीज़ को मोशन में देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो हर चीज़ तो स्टॉप ही रहेगी, ठीक। इसी तरीके से हम देखें कि फ्रिक्शन एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है, हमारी चीज़ें स्लो भी हो जा रही हैं, हमें फिर फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमारी चीज़ें मतलब हमारी चीज़ें मतलब उसमें से ख़राब भी हो रही हैं, फट भी जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए टायर वायर है वो तो फट जाते हैं ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा अगर चल गए हैं वो तो, ठीक है। तो वियर एंड टीयर भी होता है, तो इसकी वजह से क्या है, एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, ठीक। Thus we can say that friction is necessary evil, as without it we cannot do our day-to-day activities, and with it we lose energy, speed, etc. अगर हम इनका यूज़, मतलब अगर हम इनको, आप कह सकते हैं ना कि ये नेसेसरी इविल है, इनके बिना डे टू डे एक्टिविटीज़ हो भी नहीं सकती, लेकिन इनका हम यूज़ कर भी रहे हैं तो हमारी एनर्जी और स्पीड और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लग भी रही हैं, ठीक है। Okay, so this was all about the advantages and disadvantages and friction of necessary evil. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको एक बार इसको अच्छे से, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। और आप इसको केवल ऐसे मत पढ़िए, आप इसको क्या करिए कि अपने डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ करके देखिए ना। साइंस क्या है, साइंस इज़ नथिंग, आपको साइंस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, कि यू हैव टू कोरिलेट ऑल द थिंग्स, ठीक है, विद योर डे टू डे लाइफ, वट एवर हैपनिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में हो रही है, जस्ट रिलेटेड विद द साइंस। अच्छा ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर साइंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पर साइंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से आप साइंस जब पढ़ेंगे ना तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज आपको फिर बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो साइंस आपको बहुत अच्छा अब जैसे जितनी भी हम लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आप इसको कोरिलेट कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा अगला टॉपिक जो है वो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू अ सब्सक्रिप्शन। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पुराने हैं तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप प्रिपेयर रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।